जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। किसी भी प्रकार के ट्रिक को हम नहीं करने वाले हैं, ना ही इसे रटने वाले हैं। अगर चीज़ों को अच्छे से समझ करके देखा जाए तो यकीन मानिएगा क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। आज हमारा ये पार्ट 2 है और इसी में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 1 में क्या किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देखिए, जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत मजा आएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे के पूरे अनुच्छेद, जो भी आपको आर्टिकल्स में कंफ्यूजन रहते हैं, याद नहीं होता तो आपको याद हो जाएगा, यकीन मानिए। देखिए, हमने पार्ट 1 में बात किया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान से पहले हमने बात किया था संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ, जब लागू हुआ, उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, यानी कि कितने अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, 12 पार्ट थे, जो कि अभी बढ़ करके 12 शेड्यूल हो गया है, 25 पार्ट हो गया है। लेकिन इसके बारे में भी हमने बात किया था। तो टोटल जितने भी भारतीय संविधान के भाग हैं उसके बारे में इस पीडीएफ पर दिया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हमने चर्चा किया था, बहुत अच्छे से चर्चा किया था। और हम लोगों ने पार्ट 4 यानी कि भाग 4 क तक देख लिया है, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपको भारतीय संविधान बनाने दिया जाता तो आप सबसे पहले क्या करते। भाग 1 में आप क्या करते, भारत का परिचय देते, भारतवर्ष का परिचय देते कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, और फिर राज्यों के बारे में बात करते। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 में, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। जब हमने बाद भारतवर्ष का परिचय दे दिया तो अब इस भारतवर्ष में रहेगा कौन, भारत के लोगों के बारे में भी बात करना होगा, क्योंकि लोग है तभी देश है, सिटीजन है तभी देश है, नागरिक है तभी देश है। तो नागरिक के बारे में भाग 2 में, जस्ट उसके बाद हमने भारत के नागरिक के बारे में बात किया, नागरिकता के बारे में बात किया, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक को कवर करता है। आगे देखिए, अब नागरिकों के बारे में बात हो गया तो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों का कुछ एक अपना फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। वहां के अगर आप नियम कानून बना रहे हैं तो आप अपने लोगों को कुछ अधिकार जरूर देंगे, जिससे कि वो यहां पर आसानी से रह पाए, अच्छे से लाइफ जी पाए, सब कुछ उसके साथ बढ़िया हो पाए। तो मौलिक अधिकार की बात करी गई भाग 3 में। और जस्ट उसके बाद भाग 4 में, अगर जो संघ है, केंद्र है, उसने राज्यों को निर्देश दिया कि आप अपने क्या है कि आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा नीति, नियम, प्रावधान, कानून बनाइए जिससे कि आपके राज्य में रहने वाले लोग जो हैं वो खुशी से रहे, प्रॉस्पर लाइफ जिए, कुछ अच्छा करे, डेवलपमेंट होगा राज्यों का, मतलब गांव का डेवलपमेंट होगा तो राज्य का डेवलपमेंट होगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा तो देश का होगा, और देश का डेवलपमेंट होगा तो मतलब कि विश्व के पटल पर हम लोग आगे जाएंगे। तो इस चीज पर भाग 4 में बात हुआ। संविधान के भाग 4 के, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो यहां तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था। और उसके बारे में बात उठा कि हमने भारतवर्ष के बारे में बात कर लिया, नागरिकों के बारे में बात कर लिया, मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लिया, राज्यों को भी कुछ निर्देश दे दिए गए यहाँ के लोगों के लिए। तो क्या यहाँ के लोगों के लिए, जिस देश में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, उस देश के, उस मातृभूमि के लिए आपका भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका भी कुछ कर्तव्य है, एक आप अपना फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएंगे, जिससे कि आप अपने देश के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आप अपने देश के प्रति जो एक कहते हैं ना कि इज्जत या रेस्पेक्ट का भाव आपका होगा, आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिससे कि देश दिन प्रतिदिन डेवलप करे, विकास करे। देश के साथ देशद्रोह आप नहीं कर सकते। तो ये सब जो है मौलिक कर्तव्य में डाला गया और संविधान के भाग 4 क में, ठीक है, इसमें डाला गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन से किया गया था ये हम लोगों ने देखा था। अब यहां तक हम लोगों ने बात किया, अब आगे तो ये सब अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सारे पीडीएफ हैं और पार्ट 1 में देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया गया है, आपको याद हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे भाग 5 में। तो देखिए, जैसे ही बात हुआ कि जब यहां तक बात हो गया तो अब बात उठा कि देखिए इतना बड़ा देश है तो इस देश का बागडोर कौन संभालेगा, इस देश का शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली कैसे चलेगा, नियम कानून कैसे बनेंगे, वो नियम कानून जो बनेगा, जो नियम कानून बनेगा उसे लागू कौन करेगा, और जब लागू करेगा तो इस पर देख रेख कौन करेगा। अगर इस नियम कानून के साथ छेड़छाड़ होता है, खिलवाड़ होता है, तो केंद्र स्तर पर उसको देख रेख कौन करेगा। तो उसके लिए कुछ न्यायपालिका यानी कि न्याय करने वाले लोग भी होने चाहिए। देखिए, नियम बनाएगा कौन, विधायिका, नियम को लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका, जो जिसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब आते हैं।
न्यायपालिका में केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, और इन सब पर जो नजर रखेगा या फिर लेखा जोखा रखेगा उसके लिए भी एक आदमी होना चाहिए। तो ये आपका भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है। तो इन सब की बात करी जाएगी किसमें, भारतीय संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद कितना से कितना, तो याद रखिएगा, हमारे साथ बोलिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में भारतीय संघ के बारे में बात करा जाएगा, भारतीय संघ के कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात किया जाएगा कि इस देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। जब शासन व्यवस्था चलेगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर न्याय कैसे मिले, इसके लिए भी बात करनी होगी। तो यह भाग 5 में किया गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से यानी कि 51 तक तो पहले हो गया है, तो अब होगा अनुच्छेद 52 यानी कि 52 से अनुच्छेद 51 तक, और एक एक करके हम ऊपर से नीचे तक चलेंगे, एक एक चीज पर बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। तो इसे भी भारतीय संविधान के भाग 5 को कितना, 5 चैप्टर में, 5 अध्याय में बांटा गया। कितना, याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 चैप्टर में बांटा गया, और इसमें संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका और इन सब के बारे में बात किया गया, यानी कि संघ के बारे में बात किया गया भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 51 तक 5 चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में भारतीय संघ के कार्यपालिका के बारे में बात किया गया। पहले चैप्टर में किसके बारे में बात किया गया, तो भारतीय संघ के कार्यपालिका के बारे में बात किया गया। समझ में आया, कार्यपालिका के बारे में बात हुआ कि कौन कानून बनाएगा और उसको लागू कौन करेगा, इसके बारे में बात हुआ। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में जो बात होगा, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में बात होगा चैप्टर 1 में। और अनुच्छेद देखिए 52 से शुरू होगा, 52 से 78 तक हम जाएंगे पहले अध्याय में, और उसके बाद 78 के बाद कौन आएगा, 79 आएगा, 79 से 122 तक हम जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। इसकी संसद का जो राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, उससे संबंधित जो अनुच्छेद होंगे ये 79 से 122 में हम लोग रखने वाले हैं। तो बोला ठीक है, रखिए। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ अपनी विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 127 में बात होगा, और इसे चैप्टर 3 में रखा गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, याद रहेगा। अब चैप्टर 4 में, भारतीय संविधान के भाग 5 के चैप्टर 4 में अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाएगी, उससे संबंधित अनुच्छेद की बात करी जाएगी। और चैप्टर 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करा जाएगा। तो हम लोग यहां पर केवल अनुच्छेद देखेंगे, फिर भी बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 के जो कि 52 से 151 तक इसकी बात करी गई है, तो उसमें पहला चैप्टर में कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 78 तक, यानी कि राष्ट्रपति का सबसे शुरू होगा कहां से, तो संघ की कार्यपालिका का हेड कौन होता है बताइए। अगर चैप्टर 1 में संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करी जाएगी, तो उसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो हम बात ही शुरू करेंगे कहां से, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद से। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 52 से 151 तक चलता है, तो 52 में सबसे पहले हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 52, देखिए ट्रिक नहीं लगाना है, कुछ भी ट्रिक नहीं लगाना है, ध्यान से सुनना है कि इसके साथ देखिए ट्रिक 1-2 के साथ बात फिर खत्म हो जाता है। दिमाग लगाइएगा ट्रिक में, मतलब एक तो ट्रिक को याद करना है, उसके बाद इसे भी याद करना है, तो क्यों नहीं अच्छे से समझ के इसे ही याद कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के भाग 5 जो कि 52 से 151 तक शुरू होता है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में कहा जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि 52 में बात करा गया राष्ट्रपति के पद के बारे में। क्या कहा गया, राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया। तो बोला कि राष्ट्रपति के पद के बारे में तो आपने बात कर दिया कि चलो राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका का हेड होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। ऐसे हम जानते हैं कि ये नाम मात्र का हेड होते हैं, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री होता है, वो अलग बात है। लेकिन अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 53। बोला कि पद के बारे में तो बात हो गया, लेकिन हमें कुछ शक्ति तो दो जिससे हम काम कर पाए। तो बोला कि चलिए आपकी शक्तियों के बारे में कि आपको कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, आपका कार्यपालिका शक्ति, आपका विधायी शक्तियां, आपका न्यायिक शक्तियां, आपकी वित्तीय शक्तियां, आपके लिए सैन्य शक्ति, आपका आपात शक्ति, वीटो शक्ति। तो ये सब शक्तियां जो है अनुच्छेद 53 में, याद रखिएगा भारतीय संविधान के, नहीं छोड़िए वो सब, ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा अनुच्छेद 52 के तहत उसे कुछ शक्तियां दी जाएंगी, उसे एग्जीक्यूटिव पावर जो दिया जाएगा वो अनुच्छेद 53 में बात किया गया। बोला कि अरे भारत का राष्ट्रपति के बारे में तो बात हो गया, हमें शक्तियां भी दे दी, लेकिन हमको इलेक्ट करोगे या फिर ऐसे बैठा दोगे। तो बोला कि आपका चुनाव होगा। कैसे, आपका चुनाव होगा, ऐसे आप नहीं बैठ जाएंगे,
ठीक है। तो 54 में देखिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, 54 चुनाव ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रिक हम नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दो ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। जैसे 54 चुनाव, तो किसका? भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति की बात कब करी गई? अनुच्छेद 52 में। 53 में उनको शक्तियां दी गई, और वो जब पूछते हैं कि क्या हमें ऐसे ही बैठा दोगे या फिर हमारा चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, तो कहा कि आपका निर्वाचन होगा और वो होगा अनुच्छेद 54 के माध्यम से। तो बोला ठीक बात है, अच्छा चुनाव तो करोगे, लेकिन चुनाव कैसे करोगे? तो सबका दिमाग हिल गया, बोला कि अरे ये बात तो हमने सोचा ही नहीं। तो बोला एक काम करते हैं, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव का तरीका कैसा होगा, चुनाव की रीति कैसी होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में बात हो जाएगा। तो 52 में पद, 53 में शक्ति, 54 में चुनाव, और बोला कि 55 में बोला कि देखिए हमें हमारा चुनाव कैसे करोगे? तो बोला आपके चुनाव का तरीका भी हमने 55 में रख दिया है। जानते होंगे आप कि इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त रूप से होता है, एकल हस्तांतर या हस्तांतरण या संक्रमण या पद्धति से होता है। ये सब हम लोग डिटेल में एक क्लास लिए हुए हैं राष्ट्रपति का, वहां देखिएगा, ठीक है। और ऐसे आप कहेंगे तो पूरा अच्छे से सब कुछ तो हम कराएंगे ही। चलिए, तो 55 में चुनाव हो जाएगा, तो बोला चुनाव भी बोल दिए कि चुनाव इलेक्ट हम होंगे, उसके बाद चुनाव का तरीका भी हो गया, लेकिन हम कितने दिन तक इस पद पर बने रहेंगे, कितने दिनों तक इस पद पर बने रहेंगे? भारत का राष्ट्रपति का पद 52 में, 53 में शक्ति, 54 में ये चुनाव, 54 चुनाव, ठीक है, निर्वाचन भी कह सकते हैं, 54 निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद 55 में चुनाव का तरीका कि किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, और 56 में कहा गया कि आप कितना दिन तक रहेंगे, उसके बारे में बात जो है अनुच्छेद 56 के माध्यम से करा जाएगा कि आप कितना दिन तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसका बात अनुच्छेद 56 में किया जाएगा। और आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, ऐसे रेजिग्नेशन वगैरह होता है, और अगर बीच में कुछ होता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 56 में आपके कार्यकाल की बात करी जाएगी, आपके टेन्योर के बारे में बात करा जाएगा। तो बोला ठीक बात है, तो यहां तक आ गया कि अनुच्छेद 56 में करा गया कि आपके कार्यकाल की बात करी जाएगी। तो बोला ठीक है, लेकिन क्या हम फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं? मेरा मन बहुत कर रहा है, मेरा जी ललच रहा है, एक बार राष्ट्रपति मैं बन गया तो क्या दोबारा बन सकता हूं? तो सब लोग बैठ गए सोचने के लिए, तो बोले कि हां, आपको एक काम करते हैं, जो एक बार राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं बन सकते, उनका भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो जैसे ही कार्यकाल की बात करी गई तो राष्ट्रपति जी ने पूछ लिया कि अच्छा कार्यकाल के बारे में बात कर लिए तो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मेरा मन करेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़े या दोबारा हम चुनाव मतलब राष्ट्रपति बने, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बोला हाँ जी, री इलेक्शन आपका हो सकता है। तो अनुच्छेद 57 में कहा गया कि री इलेक्शन हो जाएगा, यानी कि पुनर्निर्वाचन हो जाएगा, आप फिर से बन सकते हैं, परेशान आप नहीं होइए। तो ये बात यहां तक चला। अब सब लोग बैठ गए, राष्ट्रपति जी भी बैठ गए। अब कहते हैं कि देखिए राष्ट्रपति साहब, आप तो अभी तक पूछ लिए कि आपके पद के बारे में 52 में बात हो गया, आपको जो शक्तियां दी जाएंगी 53 में बात हो गया, आपका जो चुनाव होगा वो आप चुनाव चुन करके आएंगे वो 54 में बात करा गया, आपका चुनाव कैसे हुआ वो 55 में बात किया गया, आपने यहां तक पूछ लिया कि मेरा कार्यकाल कितने दिनों तक होगा, तो 56 में बात हुआ, और यह भी पूछ लिए कि क्या दोबारा हम बन सकते हैं, तो 57 में। लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे, आपको कुछ शर्त देंगे कि इसके लिए कुछ योग्यताएं भी हैं। ऐसे नहीं कि आप पूछे जा रहे हैं और हम बताते जा रहे हैं, कुछ योग्यताएं फिक्स हैं, कुछ क्वालिफिकेशन हैं। अगर उन क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं तभी आपके पद की बात होगी, तभी आपके शक्ति मिलेगा, तभी आपका चुनाव होगा, चुनाव का तरीका भी तभी लगेगा और आपका कार्यकाल भी तभी होगा। और तो री इलेक्शन की तो बात ही मत कीजिए। तो 58 में राष्ट्रपति से बोल दिया गया कि कुछ ना कुछ योग्यता, जो कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 प्लस वर्ष एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इसमें कुछ नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने के लायक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ये कुछ योग्यताएं हैं भारतीय राष्ट्रपति के बनने के। क्या आपके अंदर है? तो बोला जी हाँ, हमारे अंदर है। तो बोला कि अरे भैया ये तो मतलब मुश्किल वाला बात है, मतलब कि योग्यता भी है, तो आगे बात करते हैं। तो आगे फिर बात हुआ कि योग्यता भी हो गया, लेकिन अभी भी रुकिए, कुछ कंडीशन लगाएंगे हम। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी योग्य है, मतलब कि भारत का नागरिक है, 35 साल एज है, मतलब लोकसभा का सदस्य भी बनने लायक है, किसी लाभ का पद पर भी नहीं है, तो हर एक आदमी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठ जाएगा। बहुत बड़ा पद है, भारत का राष्ट्रपति पहला मतलब हेड है भारत की संघ की कार्यपालिका का, तो इनके लिए कुछ हम शर्त भी रखेंगे, कुछ कंडीशन होगा, उसे भी फुलफिल करना होगा। और इस कंडीशन को रखा गया भारतीय मतलब अनुच्छेद 59 में, 59 में ये भारतीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ
कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि आप जानते हैं 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक क्या है, हमने उसके बारे में बात किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल दिया जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया गया है, आप पीसीएस लेवल तक उस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं से कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब यहां तक बात हो गया कि शर्तों की बात हो गई, तो सब कुछ बात हो गया। 52 में बात हुआ पद का, 53 में बात हुआ शक्ति का, चुनाव का बात हो गया कि हाँ आप चुन करके आएंगे। 54 में चुनाव के तरीका का बात हो गया। 55 में टेन्योर का बात हो गया, यानी कि कार्यकाल का। 56 में, 57 में बात हो गया री इलेक्शन का भी हो गया, योग्यता का, क्वालिफिकेशन का भी बात हो गया, कुछ शर्तों पर भी चर्चा हो गई। तो अब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार, चुनाव भी हो गया, उनका कार्यकाल का भी बात हो गया। तो बोला कि अब सुनिए, अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 60 के तहत आपको कुछ शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ शपथ दिलाया जाएगा, आपका मतलब आपका देश के प्रति आपको कुछ शपथ ग्रहण करने होंगे। आपको कुछ मतलब कहा जाए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए आपको शपथ ग्रहण करना होगा। और वो शपथ आपको कौन दिलाएगा, तो वो शपथ आपको दिलाएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उनके सामने आपको शपथ लेना होगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आप एक बात रखिएगा, आपने शपथ लिया है, आपने शपथ ग्रहण किया है मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, अगर आप कुछ भी गलती करते हैं ना राष्ट्रपति साहब, तो आपके ऊपर महाभियोग भी लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति बन गए, संघ की कार्यपालिका के हेड बन गए, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है जो मन मस्ती करेंगे, जो मनमर्जी होगा करेंगे, ऐसा नहीं है। आप शपथ लिए हैं न्यायपालिका के सामने, आपने शपथ लिया है। अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अगर संविधान के साथ आपके द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है, तो आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और आपको आपके पद से हाथ भी धोना पड़ेगा। यहां पर कोई भी राजा नहीं है जन्मजात। ठीक है, तो आप अपने पद को लेकर के एकदम मतलब कहता है ना कि एकदम ऑनेस्ट रहिएगा। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है आपको अपने पद के लेकर के, किसी भी प्रकार का संविधान के साथ गलती ना हो जाए। अगर हुआ तो आपके ऊपर महाभियोग चला जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत आपके ऊपर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट चलाया जाएगा। अब ये महाभियोग क्या होता है, कैसे चलता है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको जो भी क्लास यहां से मिलेगा उसका कंटेंट का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए भी क्लास आएंगी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति के बारे में सब बात हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन्हें ही हम कवर करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि राष्ट्रपति चूंकि संघ की कार्यपालिका का हेड है, भारत का पहला व्यक्ति कहा जाता है, प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, फर्स्ट मैन कहा जाता है, तो राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति है। मतलब कि वो क्षमा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को उनके अपराध के लिए, उनके पास ये ताकत है, उनके पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जी किन्हीं को भी क्षमा दान दे सकते हैं। क्या? क्षमा दान दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई अपराधी को या फिर किसी अपराध के लिए किसी को दंड दिया जाए तो उस दंड से वो राष्ट्रपति जी उनको पूरा मुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, उस दंड पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा सकते हैं, उस दंड का सजा का अवधि कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी ये माफ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि ये राष्ट्रपति जी जो हैं अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जी को ये मतलब की शक्ति दी गई है कि वो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंदर, कानूनी शक्ति के अंदर यह शक्ति आता है कि अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं लोकसभा सही से काम नहीं कर रहा है या फिर जो बहुमत दल का नेता है वो पूरा नहीं कर पा रहा है अपना क्राइटेरिया, तो वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हें दी गई है, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति उन्हें दी गई है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और अनुच्छेद 143 के तहत। देखिए याद कीजिए, अनुच्छेद 124 से, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई थी, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये वाला है, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सलाह राष्ट्रपति को
अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का जज देगा उसको मानने को, ये ऐसा नहीं कि वो फोर्सफुली उसको मानना ही होगा, ठीक है। तो सलाह मशवरा अनुच्छेद 143 के तहत कर सकता है। तो क्या आपने राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेदों को अच्छे से समझा? तो अगर समझा है तो फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में पद, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में शक्ति, कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 में आप चुन करके आएंगे, ऐसा कहा गया। अनुच्छेद 55 में चुनाव कैसे होगा इसके बारे में बात किया गया। आप कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहेंगे, अनुच्छेद 56। 57 में आप फिर से चुनाव कर सकते हैं, मतलब री इलेक्ट हो सकते हैं आप। उसके बाद 58 में कहा गया कि योग्यता के बारे में, 58 में एक दो बार आप लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 58 में योग्यता की बात करी गई कि आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होने चाहिए। 59 में उनके लिए राष्ट्रपति पद के लिए कोई शर्त होगा, शपथ ग्रहण करेंगे, आपको शपथ ग्रहण करना होगा, और आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपके ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। गलती का मतलब ये नहीं, मतलब संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। चूंकि आप एक बड़े पोस्ट पर हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा भी दे सकते हैं, तो 72 के तहत क्षमादान है, और 85 के तहत आप लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 143 के तहत आप राष्ट्रपति हैं तो आप उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की से राय मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात, देखिए हमने अभी राष्ट्रपति के बारे में बात किया, और अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा, वो अनुच्छेद 63 से 73 तक में बात करा गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद किससे 63 से, अनुच्छेद 63 से 73 तक उसके बारे में बात किया गया है। तो आपको जो भी अनुच्छेद यहां पर कराया जाएगा बस वही आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 52 में हमने बात किया था किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 63 से 73 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो सबसे पहले 63 में बात करा जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 के अंदर एक भारत का मतलब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में बात कराया गया, किसमें, अनुच्छेद 63 में, यानी कि 63 में। अच्छा, अगर जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो खुद ब खुद, याद रखिएगा, वो खुद ब खुद जो है राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात को कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा, जिसे कि अपर हाउस कहा जाता है, संसद में अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे, हम लोग जब चैप्टर थ्योरी क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ अनुच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया गया, किसके, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। याद रहेगा ना आपको हमेशा उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, अनुच्छेद 63 में। अच्छा, 64 में कहा गया जस्ट उसके बाद कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा ना, एकदम जल्दी से बोल दिया गया कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा ना वो भारत का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर जो उपराष्ट्रपति होगा उसे भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होना पड़ेगा, और वो होते हैं, याद रखिएगा। तो जो भी अभी भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप जानते हैं अभी हमारे भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वही आपके यहाँ पर मतलब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। उसके बाद आता है बात कि 69, ठीक है, अनुच्छेद 69 के तहत देखिए राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी बना दिया गया, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का, यह बना दिया गया। 69 में, अनुच्छेद 69 के तहत, 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करना होगा ना भैया। देखिए आप जिस पद पर जा रहे हैं, एक बड़ा पोस्ट है, तो संविधान को साक्षी मान करके आपको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा, है ना, शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये बात किस संविधान में करा गया, ये बात किस संविधान के अनुच्छेद में करा गया, तो 69 में। अच्छा, जो भारत राष्ट्रपति किस संविधान के किस अनुच्छेद में शपथ ग्रहण का बात किया गया था, तो हमने देखा था अनुच्छेद 60 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 में 60 शपथ किसका, राष्ट्रपति का। अच्छा, 69 शपथ जो है किनका, तो उपराष्ट्रपति का, मतलब 69 में, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। और याद रखिएगा जैसे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेते हैं, उसके सामने शपथ लेंगे, तो जो उपराष्ट्रपति होगा किनके सामने शपथ लेंगे, तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। थोड़ा सा ये भी ज्ञान ले ही लीजिए बगल से, ठीक है, चुपचाप कोना से निकाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात होता है किनके बारे में, हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर लिया, हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि भारतीय संघ के कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, वास्तविक हेड होता है। वो तो नाम मात्र के होते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, लेकिन वास्तविक अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन होता है भैया,
भैया? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। अब देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो है इससे भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74। क्या? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। तो भारत में जो भारतीय मंत्री परिषद या केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करी जाएगी अनुच्छेद 74 के अंदर, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करी जाएगी अनुच्छेद 74 के अंदर। और जो ये मंत्री परिषद होता है इसका गठन किस लिए होता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, क्योंकि नाम मात्र का हेड, मतलब हेड तो वही होता है ना, उसी के प्रति मतलब जो है कि हम उसी को सहायता देंगे, उन्हीं को सलाह देंगे, ठीक है। तो मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात अनुच्छेद 74 के तहत करी गई, किस लिए? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता के लिए। अच्छा, जस्ट उसके नीचे अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया? जस्ट उसके नीचे अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। किससे? प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। और ये प्रधानमंत्री जो होता है ये केंद्रीय मंत्री परिषद का हेड होता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद का हेड होता है। और केंद्रीय मंत्री परिषद का जो गठन होता है ये राष्ट्रपति किनकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। किनकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री मतलब अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री के पद की बात करी गई। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पद की बात करी गई। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होता है किसका? कार्यपालिका का, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि बताइए प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं क्या? प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, मतलब इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री का पद निर्वाचित नहीं है भैया, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। जो देखिए मतलब जिनको क्या कहता है उसको, जो इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जो चुन करके जो पार्टी जाती है, ठीक है, बहुमत के साथ जो पार्टी जाती है, तो उन्हीं मंत्री परिषद में एक लोग को, मंत्री परिषद में से ही एक लोग को क्या किया जाता है, सब कोई अपने विचार विमर्श से क्या किया जाता है, ये प्रधानमंत्री बनेंगे और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। और फिर उसके बाद ये मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 के तहत क्या होता है कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है राष्ट्रपति को हर एक जानकारी देने का। अनुच्छेद 78 के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो होगा वो राष्ट्रपति को हर एक जानकारी देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। तो यहां से क्या हो गया, 74 में मंत्री परिषद, याद रखिएगा बस इतना ही, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात होगा। उसके बाद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात होगी। और उसके बाद 76 में, अच्छा अनुच्छेद 76 की बात हमने नहीं करा, तो अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात किया जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। याद रखेंगे अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी के पद की बात करी जाएगी। और ये जो है पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 76 के तहत जो भारत का महान्यायवादी का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अच्छा, इनका कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है। और याद रखिएगा ये जो भारत का महान्यायवादी होता है ये कानूनी सलाहकार होता है, भारतीय संघ के का जो कैबिनेट मिनिस्टर या केंद्र सरकार का कह सकते हैं, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी। तो संघ की बात हो रही है, तो जो संघ में महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, लीगल एडवाइजर होता है केंद्र सरकार का। ये कहें कि प्रधानमंत्री को लीगल एडवाइस देते हैं कौन? भारत का महान्यायवादी। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं पीएम की सलाह पर, ठीक है। तो राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 78 में तो हमने बात कर ही लिया। तो हमने अब तक क्या किया है, अनुच्छेद क्या किया है, राष्ट्रपति देख लिया हमने, उपराष्ट्रपति देख लिया हमने, प्रधानमंत्री देख लिया। अब हम चैप्टर 2 के अंदर जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक इसके बारे में बात करा जाता है, जिसमें कि हम संसद को कवर करेंगे, पार्लियामेंट को कवर करेंगे। और पार्लियामेंट से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो 79 से 122 तक है और इससे संबंधित अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा संसद में कौन कौन होता है भैया, संसद का गठन कैसे होता है? तो संसद के 3 चरण होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और तब लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में तो हमने बात कर ही लिया। अब आएगा कौन?
तो संसद में सबसे ऊपर संसद का जो गठन है, तो राज्यसभा का क्या होता है, अपर हाउस की बात करी जाती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो पहले राज्यसभा, उसके बाद लोअर हाउस लोकसभा। तो देखिए राज्यसभा, चूंकि संसद का शुरुआत कहाँ से, पार्लियामेंट वाला सेक्शन या अनुच्छेद का सेक्शन 79 से स्टार्ट होता है, और 79 से कहाँ तक, 122 से। तो 79 में कौन आएगा, तो भारतीय संसद का राज्यसभा आएगा, क्योंकि अपर हाउस है। तो इसी के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 79 के तहत, एक मिनट नहीं, अनुच्छेद 79 में संसद की बात करी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 79 में संसद की बात करी जाएगी, और उसके बाद अनुच्छेद 79 में हमने संसद की बात कर ली, और 79 के बाद जैसे ही आएगा 80, तो 79 के बाद 80 में हम राज्यसभा की बात करेंगे। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, 79 में संसद, और संसद के बाद 80 में राज्यसभा की बात करेंगे, और तब जाकर 81 में बात करेंगे लोकसभा की। ठीक है, तब जाकर 81 में बात करेंगे लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस। तो 79 में संसद की बात करेंगे, 80 में राज्यसभा की बात करेंगे, 81 में लोकसभा की बात करेंगे। तो क्या हो गया, हाउस ऑफ द पीपल। इसे पीपल का मतलब कि लोगों का हाउस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 100 में जो आपका अनुच्छेद 100 है, अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत हम किसके बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100 के तहत। अब देखिए जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, चूंकि संसद की बात कर रहे हैं, संसद में 79 से 122 तक, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। याद रहेगा कि नहीं। अच्छा, अनुच्छेद 100, देखिए 81 के बाद हम डायरेक्ट 100 पर आए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसी का बात करेंगे, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना याद रखिएगा, इस अगर अनुच्छेद से पूछा जाएगा तो इतना से ही पूछा जाएगा, और इतना आपको पता होनी चाहिए, और जब हम डिटेल में करेंगे तो वहां सबको करेंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 100 के अंदर कहा जाता है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जो अध्यक्ष महोदय होता है, जब किसी भी विधेयक या बिल पर वोटिंग होता है, जब किसी भी बिल या विधेयक पर वोटिंग होता है, तो उस बिल या विधेयक पर जो है मतलब कि अध्यक्ष महोदय या फिर जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसको मतलब उनका ये हक में नहीं या अधिकार में नहीं है कि वो वोटिंग करे। लेकिन अगर ऐसा कभी नौबत आ गया कि 50-50 का वोटिंग है, 50% लोग कह रहे हैं यस और 50% लोग कह रहे हैं नो, तो इस कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है कि आप अपना एक मत, निर्णायक मत दीजिए। आप जिसके तरफ अपना वोट देंगे वो जीत जाएगा। अगर यस वाले पार्टी में वो अपना निर्णायक मत दे देते हैं, एक अगर वो कह देते हैं, तो ये 51 हो जाएगा और ये 59 हो जाएगा। तो इससे फिर हम क्या कह सकते हैं कि 50-50 के मतलब जब 50-50 का कंडीशन आ जाएगा किसी बिल या विधेयक को पास करने में, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनका निर्णायक मत यहां पर काम आएगा। ठीक है, उनका निर्णायक मत काम आएगा। ठीक है, तो निर्णायक मत की बात करी जाती है अनुच्छेद 100 के तहत। बस आपको इतना याद रखना है, निर्णायक मत। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 105 में किसके बारे में बात हुआ जाता है, तो संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। संसद के जो भी सदन है, चाहे आपका राज्यसभा है, चाहे आपका लोकसभा है, चाहे संसद के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे संसद की जो समितियां हैं, उनको कुछ शक्तियां दी जाती हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो 105 के तहत। याद रहेगा। देखिए हम संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद में अनुच्छेद 105 के तहत संसद के जो सदन होते हैं, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपका लोकसभा हो, हर एक राज्यसभा को और लोकसभा को, मतलब राज्यसभा लोकसभा किससे बनेगा, तो राज्यसभा के सदस्यों से, राज्यसभा के लोकसभा के सदस्यों से, और उनमें जो समितियां बनाई जाएंगी, तो उन समितियों को, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य को कुछ शक्तियां और कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये अनुच्छेद 105 के तहत बात करा जाता है। और अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात करी जाती है, मनी बिल की बात करा जाता है। मनी बिल के बारे में किसके बारे में बात किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 के तहत। किसके बारे में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात करी जाती है, मनी बिल के बारे में बात किया जाता है। अच्छा, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, तो इसका निर्णय लेगा, याद रखिएगा, इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, कोई भी बिल धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और इस धन विधेयक की परिभाषा, इस धन विधेयक का जो भी प्रोविजंस है वो अनुच्छेद 110 में रखा गया है। और अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत जो देश का बजट होता है, इसी
अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। और याद रखिएगा, बजट करके, बजट बोल के भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। बजट बोल करके भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस बजट को किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक साल में जो भी लेखा जोखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको मतलब लोकसभा सदन के सामने रखा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो इसे हम बजट कहते हैं और इसे अनुच्छेद 112 में रखा जाता है। तो अनुच्छेद 112 आपने समझ लिया। अब अनुच्छेद 116 के अंदर रखा जाता है लेखानुदान को, ठीक है। अनुच्छेद 116 के अंदर लेखानुदान को रखा जाता है, अनुदान को रखा जाता है, ठीक है। लेखों पर जो वोट, क्रेडिट या फिर असाधारण अनुसंधान अनुदान होता है, इसको किसके अंदर? तो अनुच्छेद 116 के अंदर रखा जाता है। 117 में क्या रखा जाता है? तो जैसा कि 110 में, याद रखिएगा, 110 में धन विधेयक को रखा जाता है, तो 117 में वित्त विधेयक को रखा जाता है। क्या? 117 में वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल को 117 के अंदर रखा जाता है। तो हमने क्या देखा? 79 में हमने संसद देखा, हमने 80 में राज्यसभा देखा, 81 में हमने लोकसभा देखा, 100 के अंदर हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों नहीं, हमने 100 में देखा कि जो निर्णायक मत होता है अध्यक्ष का, सदनों में जो भी अध्यक्ष होते हैं, चाहे राज्यसभा चाहे तो उसका निर्णायक मत जो होता है उसको 100 में देखा। हमने 105 में देखा कि संसद के सदस्यों को, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और समितियों को कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार दिया जाता है, तो 105 में रखा गया। 110 के अंदर धन विधेयक यानी कि मनी बिल रखा गया। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसे कौन मतलब इसको क्या कहते हैं कि इसका निर्णय लेगा? तो ये लेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के लिखा है, बजट बोल के नहीं लिखा है, इसी को बजट बोलते हैं। तो अनुच्छेद 112 याद रख लीजिएगा, बस बजट है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात करी गई है। यहां पर एक अनुच्छेद हमने नहीं दिया है, तो वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राज्यसभा और लोकसभा का, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट जो ये होता है, अधिवेशन होता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। और इसका अध्यक्षता, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त अधिवेशन के? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 के चैप्टर 4 के अंदर कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करा गया। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के अंदर रखा गया है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया? देखिए, अनुच्छेद 124 में, चूंकि 124 से सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का एक गठन करा जाएगा ताकि लोगों को न्याय मिले, उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, संविधान की रक्षा करेगा। तो ये अनुच्छेद 124 के तहत। उसके बाद डायरेक्ट आ जाइए आप अनुच्छेद 131 के अंदर, अनुच्छेद 131 के अंदर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत, तो अनुच्छेद 131 में यह कहा गया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्याय क्षेत्र होगा, सुप्रीम कोर्ट के एरिया में, जो सुप्रीम कोर्ट के पावर में कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन आएंगे, उनका जो न्यायिक क्षेत्र होगा क्या क्या होगा। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र होगा, ये सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्र पर कानून बनाएगा, या इनका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल मौलिक अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 131 में बात करी गई। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, क्या? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र क्या होगा, उसका सर्वोच्च न्यायालय का पावर क्या होगा ओरिजिनल, इसके बारे में अनुच्छेद 131 में बात करी गई। अनुच्छेद 137 में कहा गया
कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देते हैं, मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है और उस जजमेंट को लेकर कोई कॉन्ट्राडिक्शन या फिर उस जजमेंट को लेकर लोग खुश नहीं हैं, तो उस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, उस जजमेंट को असेसमेंट करेगा, उस पर समीक्षा करेगा और हो सके तो अपने जजमेंट में फेर बदल भी करेगा। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है तो पूरे देश को उस जजमेंट को मानना ही है, अगर नहीं मानेगा तो उसको गोली मरवा दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं। तो उस सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होगा, सर्वोच्च न्यायालय को क्या करना होगा कि जो भी आदेश, जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी समीक्षा करे, उसको अच्छे से फिर से लोगों को उसके बारे में समझाए, अगर नहीं समझे तो उसमें कुछ फेरबदल करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अनुच्छेद 137 के तहत अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह, हमने अभी पहले भी देखा था कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा करेंगे। यह अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंदर आता है। तो यह अनुच्छेद 143, तो हमने क्या देखा, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पावर, जो भी मौलिक पावर, जो भी एरिया उनके कंट्रोल में आएगा उसके बारे में, अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश या फिर निर्णय है उस पर रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना, और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा करेगा, इसके बारे में बात किया गया है। और अब आता है भारतीय संविधान के भाग 5 में जो 5वां चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये कौन है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये जो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग का पद है, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बात करा गया, तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में भारत के कैग के बारे में बात किया गया है, सीएजी के बारे में बात किया गया है। अब ये कैग इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे भारतीय संविधान के संघीय जो कार्यपालिका या फिर जो संघ वाले क्षेत्र में या संघ वाले पार्ट में इसे जगह दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होगा कैग का, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पद है और इस पद को BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, भारतीय संविधान अगर मानता है किसी को तो वो कैग का है, BR अम्बेडकर ने कहा था। क्योंकि ऐसा होता है कि भारतीय संविधान में या फिर जो भारतवर्ष का जो भी खर्चा होता है, जो भी धन जो खर्च होता है या फिर जो पैसों की जो प्राप्ति कहाँ से हो रही है, खर्चा कितना हुआ, इन सब का लेखा जोखा है। इसे रखने का काम कौन करता है, इसका लेखा जोखा, और इस लेखा जोखा को सार्वजनिक करेगा लोगों के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। तो जो भी खर्च होते हैं भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा और जो पैसों की जो रिसीट हो रहा है, जो प्राप्ति हो रही है, कहाँ से हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा कैग करने का काम करती है। तो ये याद रखेगा, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारतीय संविधान के जो कैग के पद के बारे में बात करा गया है, और अनुच्छेद 148 में जो कैग के पद के बारे में बात किया गया है, और अनुच्छेद 149 में कैग का क्या कार्य होगा, कैग की क्या यानी कि सीएजी का क्या कार्य और उसके शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 में बात करा गया है। तो दो अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 148 पद, कैग का पद, और अनुच्छेद 149 उसके क्या क्या कार्य होंगे, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या पावर्स होंगे, इनके बारे में बात किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 149 में। ये क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा, ठीक, 148 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सीएजी के पद के बारे में, सीएजी के पद के बारे में। तो यहां तक हमने देख लिया, हमारा पूरा भाग 5 कंप्लीट हो गया। जो भी अनुच्छेद थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऐसे हम लोग जब डिटेल में करेंगे तो वहां और डिटेल में देखने वाले हैं। अब आता है कि हमने संघ के बारे में बात कर लिया, लेकिन भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों से मिलकर के भारतीय संघ बनता है। तो अगर राज्य को मजबूत नहीं किया जाए, राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में बात नहीं किया जाए, राज्य की शासन प्रणाली के बारे में बात नहीं किया जाए, राज्य के न्यायपालिका के बारे में बात नहीं किया जाए, राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधायी परिषद के बारे में बात नहीं किया जाएगा, तो फिर केंद्र जो है क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि एक राज्य से मिलकर भारत राज्यों का एक संघ बनता है। तो भाग 5 में जैसे ही संघ के बारे में बात किया गया, यूनियन के बारे में बात कर दिया गया, तो वैसे ही हम उसके पीछे पीछे भाग 6 में यानी कि पार्ट 6 में भारतीय जो है भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेट का गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी, उसके पद क्या क्या होंगे, उसके पोस्ट क्या क्या होंगे, उसमें
न्यायपालिका कैसे काम करेगी, ये सब भारतीय संविधान के भाग 6 में, चूंकि भाग 5 कहां से कहां तक था, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, तो उसके बाद भाग 6 जो है इसके पीछे पीछे चलेगा 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 की बात होती है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट की मेनली, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को फोकस किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाती है। तो देखिए भाग 5 में 5 चैप्टर था और भाग 6 में 6 चैप्टर है। कितने? भाग 5 में 5 चैप्टर और भाग 6 में 6 चैप्टर हैं। कितने? 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो देखिए याद रहेगा ही। अब चैप्टर 1 में जो 152 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद तक बात करी जाती है, तो अनुच्छेद 152 में किसके बारे में बात किया जाएगा भैया? तो अनुच्छेद 152 में राज्य का, चूंकि देखिए जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में क्या है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल है। ये बात तो आप जानते हैं ना, ये बात आप जानते हैं कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल है, एकदम सेम है। ठीक है, उसी तरह का काम है। ये भी नाम मात्र के हेड है राज्य की कार्यपालिका का। ठीक है, उसी तरह से केंद्र में भी है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। तो देखिए 152 में जो कि 152 से 237 तक है, तो राज्यपाल का परिभाषा, राज्यपाल के पद की परिभाषा कि राज्यपाल का क्या क्या प्रोविजन होगा, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 152 में बात किया जाता है। और भाग 6 के चैप्टर 1 में डेफिनेशन गवर्नर का दिया गया है, राज्यपाल का दिया गया है, क्योंकि यही सबसे मेन है, तो यही का दिया जाएगा। अब चैप्टर 2 के अंदर किसके बारे में बात किया जाएगा? तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका के बारे में चैप्टर 2 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात किया जाएगा। कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? तो राज्यपाल के बारे में बात होगा, उपराज्यपाल के बारे में बात होगा, मुख्यमंत्री के बारे में बात होगा, और जो राज्य का मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विधायी मंडल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में चैप्टर 3 में बात होगा 168 से 212। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, जो गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर है, जो अध्यादेश, देखिए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इसी को उल्टा दीजिए तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और राज्य में किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो राज्यपाल के पास। 123 के तहत केंद्र में, तो 213 के तहत, याद रहेगा ना? कुछ आप देख पा रहे हैं? 123 और 213 इधर उधर है, कल याद रहेगा? तो 123 213, तो 213 के अंदर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इसे लेजिस्लेटिव पावर में रखा गया है चैप्टर 4 में। अच्छा, चैप्टर 3 में वहां पर रखा गया था राज्य का भी जो विधायी परिषद था राष्ट्रपति का 123 अध्यादेश जारी करने का, तो वो चैप्टर 3 में रखा गया था, ये चैप्टर 4 में। अच्छा, अब वहां पर जैसे केंद्र की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका की बात करी गई थी 124 से 147 तक में, ये दोस्तों ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट की, चूंकि राज्य में कौन सा कोर्ट न्यायपालिका सबसे बड़ा? तो हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करी गई है 214 से 232 तक में, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करी गई है 233 से 37। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले 100 यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सबसे पहले 152 अनुच्छेद, जिसमें कि राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। किसमें? राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। हम बात कर रहे हैं भाग 6 में। भाग 6 मेनली स्टेट गवर्नमेंट को फोकस करता है, तो राज्यपाल की परिभाषा अनुच्छेद 152 के तहत। अब हम चलते हैं 153 से, तो याद रखिएगा राज्यपाल, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल के पद के बारे में एक अनुच्छेद 153 में बात करा गया है। ठीक है, देखिए 52 में क्या था? राष्ट्रपति के बारे में, और 153 में किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। आप कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है, उसी तरह का काम राज्यपाल करता है राज्य में। ठीक है, तो 153 के तहत राज्य में राज्यपाल होगा, इसके बारे में बात करा गया। 154 में देखिए राष्ट्रपति के पद के डायरेक्ट बाद क्या था? उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया था, उनकी शक्तियों के बारे में। तो वैसे ही 153 के बाद जो 154 है, वो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करता है कि राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां दी जाती हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हो, चाहे वो कार्यकारी शक्तियां हो, वित्तीय शक्तियां हो, जो भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल को दी जाएंगी कुछ शक्तियां, और वो 154 के तहत बात करा जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात हो गया, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में 154 में बात हो गया। तो अब जो है देखिए, जैसे वहां पर कहा था कि मेरी शक्तियां तो गिना दी, लेकिन
मतलब हमें कैसे पद पर बैठाओगे? तो राज्यपाल भी ये बात पूछ लिए, राष्ट्रपति का देखा हिसकी राज्यपाल भी बात पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपका भी निर्वाचन होगा, आपका भी चुनाव होगा, और वो 155 के तहत। तो 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 में राज्यपाल का शक्तियां, और जस्ट उसके बाद जो है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के जस्ट बाद निर्वाचन के बाद शक्ति के बाद निर्वाचन की बात करी गई थी, वैसे ही 155 में निर्वाचन राज्यपाल का। देखिए, अगर आप अच्छे से एक दो बार लिख लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार अगर अच्छे से आप इस आर्टिकल्स को पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद एक बार लिख लेते हैं, वीडियो को सुन लेते हैं, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 155 में राज्यपाल का निर्वाचन होगा, इस तरह का बात करा गया, ठीक है, 155 में। अच्छा, यहां से आ जाता है कि 156 में क्या है। तो जैसे कि वहां पर पूछा गया था कि मेरा कार्यकाल कितना दिन का होगा, तो राज्यपाल भी देखिए देखा इसकी कर ही रहे हैं। तो जस्ट उसके बाद 155 के बाद 156 में राज्यपाल भी अपने कार्यकाल के बारे में पूछ लेते हैं। इन्होंने भी पूछ ही लिया, ठीक है, कि मेरा कार्यकाल बताइए। तो ये बोलते हैं, तो बोला अब तो आप कार्यकाल पूछ लिए, सब कुछ पूछ लिए। तो 157 में राज्यपाल का योग्यता के बारे में बात कर दिया जाता है कि देखिए आपकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, और ये क्या क्या योग्यताएं हैं, इनके बारे में हम जब उपराज्यपाल करेंगे थ्योरी क्लास तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल का योग्यता 157, 158 में उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, उसी तरह से राज्यपाल के पद के लिए भी कुछ शर्तें हैं, और वो 158 में, ठीक है। 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण की बात करा गया है। जैसे अनुच्छेद 60 में क्या था, राष्ट्रपति शपथ लेंगे, वैसे ही 159 में राज्यपाल के शपथ की बात करी गई है। अब देखिए, जैसे हमने कहा है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। तो जैसे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, पार्डन की शक्ति है, ठीक है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल का भी को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 153 राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 क्या होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां, 155 राज्यपाल का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, 161 डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। तो क्षमादान की शक्ति, क्या क्षमादान की शक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है, अब आता है किस बारे में, 163 के बारे में, अनुच्छेद 163, जो कि राज्यों के मंत्री परिषद की बात होती है। राज्यों का जो मंत्री परिषद होता है राज्य का, जैसे कि केंद्र का मंत्री परिषद 74 में था, प्रधानमंत्री के बारे में बात था 75 में, तो 74 में मंत्री परिषद था, 75 में प्रधानमंत्री था। तो वैसे ही यहाँ पर 163 में क्या है, मंत्री परिषद, राज्य का मंत्री परिषद के बारे में बात करा जाता है। राज्य के मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 163 में बात करा जाता है, और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की बात कर दी जाती है। देखिए, जैसे 74 में क्या था, केंद्र का मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, वैसे ही 75 में था आपका प्रधानमंत्री, वैसे ही यहाँ पर 163 के अंदर मंत्री परिषद है राज्यों का, और 164 में मुख्यमंत्री की बात कर दी गई है। किसके बारे में, मुख्यमंत्री की बात कर दी गई है। देखिए, वहां पर 76 में क्या था, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का बात था। महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है, केंद्र सरकार का विधि सलाहकार, या फिर कहते हैं कि भारत का विधि सलाहकार, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये सब हमने कहा था अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो वैसे ही राज्य में भी होते हैं, इसी के समरूप एक पद होता है जो कि राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है, उसे कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कि महाधिवक्ता कहा जाता है। तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी, वैसे राज्य में महाधिवक्ता। तो ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 74 केंद्र में मंत्री परिषद, तो 163 राज्य में मंत्री परिषद, 75 केंद्र में प्रधानमंत्री, तो 164 उसके जस्ट बाद कि राज्य में मुख्यमंत्री, 76 केंद्र में महान्यायवादी जो कि क्या बोलते हैं केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है, वैसे ही 165 में यहाँ पर हो जाएगा महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का विधि सलाहकार है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है। स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि राज्य विधानमंडल यानी कि जो क्या बोलते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, इन सब की, जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट था ना 79 से 122 तक था ना, याद है, तो वैसे ही यहाँ पर भी राज्य विधानमंडल है भैया। तो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि अनुच्छेद 168 से 177 तक इसके बारे में बात किया गया है। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल की बात करी गई है, यानी कि लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करी गई है। किसके, अनुच्छेद 168 में। कि देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आ जाता है, जैसे वहां पर संसद में आ जाता था राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यपाल आ जाएगा, तो हमने राज्यपाल के बारे में बात कर लिया। राज्यपाल के बाद आता है आपका विधान परिषद। देखिए जैसे वहाँ केंद्र में राज्यसभा होता है ना, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होता है। वैसे विधान परिषद हर एक राज्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है और नहीं है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किन किन राज्यों में अभी विधान परिषद है। जैसे कि बिहार में विधान परिषद है लेकिन झारखंड में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद आता है विधानसभा। तो ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों से मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर का गठन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का संगठन बनता है, ठीक है। जो राज्यपाल के बारे में हमने बात कर लिया। और विधान परिषद की बात जो है या विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की बात 168 में करी जाएगी। 168 में राज्य विधानमंडल और 170 जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे जो पीडीएफ में दिया गया है आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। 168 में राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, उसके बाद 170 में विधानसभा की संरचना की बात करी गई है। विधानसभा के बारे में बात करा गया कि राज्य में एक विधानसभा होगा, ये 170 में बात करा गया है। और 171 में करा गया है विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद के बारे में बात करा गया है, उसके संगठन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो 171 में विधान परिषद का संरचना, 170 में विधानसभा का संरचना और 168 में राज्य विधानमंडल की बात करी गई है। और 176 के अंदर क्या किया गया है, राज्यपाल का जो एक स्पेशल एड्रेस होता है ना, स्पेशल अभिभाषण होता है विधानसभा में, तो उसके बारे में बात किया गया। लेकिन आपको ये 3 तो याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन? 168 में राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल की बात करी गई, 170 में विधानसभा, 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद की संरचना, ठीक है, विधान परिषद की। और 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है जिसमें से बिहार में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो यहां हमने ये खत्म कर लिया। अब हमारा है चैप्टर, इसके बाद भाग 6 का चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने राज्यपाल की बात कर ली, अभी हमने विधान परिषद की बात कर ली, विधानसभा की बात कर ली, स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर न्याय व्यवस्था कैसे चलेगा, जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट वैसे ही राज्य में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो केंद्र में 124 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट था। केंद्र में 124 में सुप्रीम कोर्ट था। तो आप याद रख सकते हैं राज्यों में 214 में सुप्रीम हाई कोर्ट, ठीक है। राज्य में 214 में हाई कोर्ट की बात करी गई है। तो याद रखिएगा 214 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट की बात करी गई है, यानी कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 214 में बात करा गया है। जैसे कि 124 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाएगी केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो वैसे ही राज्यों में हाई कोर्ट होगा, ये 214 में बात करा गया। 215 में बात किया गया है कि देखिए उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी कि एक अभिलेख न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, अभिलेख न्यायालय की तरह। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभिलेख न्यायालय के बारे में बात होता है। तो 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है, ठीक है। इसका बात हर वो कोई मानेगा, जैसे इसके नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे किसी भी प्रकार का कोर्ट हो, तो ये उच्च न्यायालय का बात मानेगा, यानी कि अभिलेख की तरह इसको लेगा। तो अभिलेख न्यायालय की तरह अनुच्छेद 215 में बात करा गया हाई कोर्ट के लिए। अच्छा, हाई कोर्ट का गठन या फिर स्थापना की बात 216 में। देखिए हाई कोर्ट, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये बात करा गया 214 में। फिर 215 में बात करा गया कि देखिए उच्च न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, यानी कि उसके नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो उससे सर्वोपरि होगा, उसके डिसीजन को वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो 215 में 216 में बात किया गया कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, इसका संरचना क्या होगा, इन सब के बारे में बात हुआ। और अब डायरेक्ट याद रखिएगा कि 217 में कि जो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट जजेज होते हैं, इनकी नियुक्ति 217 के अंदर कैसे होगी, इसका प्रक्रिया क्या होगा 217 में। और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो क्या बोलते हैं कि जो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट था, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे आप जानते हैं कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का एक हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट होगा, इस तरह का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 231 में है। तो हमने क्या देखा, हाई कोर्ट का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 से 232 तक, 232 तक हाई कोर्ट से, यानी कि राज्यों में हाई कोर्ट होगा, इसको लेकर के बात करी गई है। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बात करा गया कि राज्यों में हाई कोर्ट होगा। 215 में कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, यानी कि
कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड की तरह। 216 में बात करा गया कि हाई कोर्ट का गठन के बारे में बात करा गया। 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करी गई और 217 से 31 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात करी गई। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। यह है पार्ट 11। अब डायरेक्ट हम पार्ट 11 यानी कि भाग 11 की बात करते हैं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसमें से। तो 11 जो है ये आपका स्टेट यूनियन रिलेशनशिप की बात करती है, केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। और केंद्र राज्य संबंध जो है हमने बताया था पार्ट 11 में है, जिसमें से 245 से 263 तक अनुच्छेद आता है। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध की बात आती है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 249 यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि देखिए, जैसे केंद्र राज्य संबंध में राज्यों को कुछ सूची दी गई है, जिसे राज्य सूची कहा गया है कि इस डिपार्टमेंट पर या इस जो टॉपिक पर आप कानून बना सकते हैं। फिर केंद्र की भी कुछ टॉपिक्स है या भी उसका कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसे केंद्रीय सूची में कहा जाता है। और जो दोनों को क्षेत्र में नहीं आता उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है, कॉन्क्रीट लिस्ट में रखा जाता है, जिस पर कि केंद्र सरकार कानून बनाता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा कि जो केंद्र राज्य सूची पर अगर कोई राज्य सूची पर का विषय है और उस पर राज्य कानून नहीं बना सक रहा है, तो याद रखिएगा उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। और ये बात करा गया है 249 में, याद रखिएगा। जैसे केंद्र राज्य संबंध के अंदर हम बात करते हैं 245 से 263 के अंदर, तो 249 अनुच्छेद में कहा गया है कि जिस किसी भी केंद्र सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर राज्य अगर कानून नहीं बना सक रहा है, तो उसमें जो केंद्र को यह शक्ति दी जाती है कि उस पर केंद्र सरकार या जो केंद्र उस पर कानून बनाए। ठीक है, 262 के अंदर नदी जल विवाद को रखा गया है कि अगर किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में नदियों के पानी को लेकर, उसके जल को लेकर कोई विवाद है या फिर उसके बॉर्डर को लेकर के कोई विवाद चलता है, डिस्प्यूट चलता है, तो उस डिस्प्यूट को उसका निवारण कौन करेगा? तो केंद्र करेगा। तो इस नदी जल विवाद को किसमें रखा गया है? 262 अनुच्छेद के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 262 नदी जल विवाद। क्या रखेंगे? याद ऐसे रख सकते हैं एक साथ, नदी जल विवाद। देखिए, अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय जो है केंद्र सरकार के ऊपर दिया गया है। और ये केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है कि केंद्र राज्य में कुछ विवाद है तो उसको केंद्र सरकार उस पर सलटेगा, उस पर बीच बचाव करेगा। तो इस डिस्प्यूट पर, नदी जल विवाद पर के डिस्प्यूट पर जो है वो केंद्र यहां पर आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 263 में कहा गया है अंतरराज्यीय परिषद, मतलब एक या एक से 2 इंटर स्टेट जो भी काउंसिल होगा, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 263 में बात करा गया है। तो हम क्या देखें, 249 के तहत अगर किसी राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून नहीं बना पा रहा है तो उस पर केंद्र कानून बना देगा। ये 249 केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है, जो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 262 में कहा गया है कि राज्य जो किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद है तो उस पर बीच बचाव कौन करेगा? केंद्र करेगा। यह केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है। और 263 में कहा गया है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में कुछ प्रावधान है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसे आपको जानना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो जाएगा। देखिए, संचित निधि के बारे में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत, अनुच्छेद 266 के अंदर केंद्र के संचित निधि यानी कि कंसोलिडेट फंड के बारे में बात किया जाता है कि जो केंद्र का जो संचित निधि होता है, जो पैसों वगैरह का जो खजाना होता है, संचित निधि से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में संचित निधि से पैसे निकाल करके खर्च किए जाएंगे, वो सब अनुच्छेद 266 में बात करी जाती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 के अंदर संचित निधि, क्या? अनुच्छेद 266 के अंदर संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड की बात करी जाती है। उससे संबंधित जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में कहा जाता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पैसों का इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाता है तो कुछ पैसे आकस्मिक निधि में रखे जाते हैं, कंटीजेंसी फंड में, वहां से निकाल कर अगर खर्च किया जाएगा तो वो आकस्मिक निधि से संबंधित सारे के सारे प्रावधान संचित निधि के जस्ट पीछे 267 में चलता है। तो 266 में संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड और 267 में किसका? तो आकस्मिक निधि की बात होती है। ठीक है, यहां याद रखिएगा 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि। 280 के अंदर आप जानते हैं निर्वाचन आयोग, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग या भारतीय संविधान के भाग 15 में, हमने कहा था ना भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन या इलेक्शन को लेकर बात है,
तो जो क्या बोलते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं भाग 15 में निर्वाचन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं नहीं निर्वाचन आयोग तो आगे हो गया 324 में, अभी यहाँ पर है वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वित्त आयोग कर लेते हैं तब निर्वाचन आयोग में जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 266-67 हमने देखा, अब हम देखते हैं 280। तो अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत करा जाता है, और इस आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी कि फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन का से संबंधित जो भी प्रावधान है, इसके गठन से संबंधित जो भी प्रावधान है, ये अनुच्छेद 280 में है। अच्छा, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवा को रखा गया है। यानी कि जो आईएएस होता है, आईएएस जानते हैं, आईएएस बनने का सबको सपना है। आईपीएस, जो आईएएस आईपीएस, और जो आईएफएस, आईएफएस मतलब फॉरेन सर्विसेज नहीं, ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विसेज, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर आता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज उसे उसमें नहीं आता है। तो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज है, इन सबको अखिल भारतीय सेवा के अंदर रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 312 के तहत इसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 315 में यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी सब सुनते हैं, लेकिन अब आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 315 के अंदर यूपीएससी से संबंधित सारे के सारे प्रावधान, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित सारे प्रावधान है। तो 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, 280 में वित्त आयोग, 312 में अखिल भारतीय सेवा, 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और 324 में जो भारतीय संविधान के भाग 15 में जो निर्वाचन के बारे में बात करा गया है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप जानते हैं, हमने बात किया भी था कि 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन को लेकर बात है। तो यहाँ पर केवल हम ये याद रखेंगे कि 324 में, अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के गठन और उससे संबंधित सारे के सारे प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। तो एक बार फिर से याद कीजिए, 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, उसे इंग्लिश में देख सकते हैं, 280 वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन, 312 अखिल भारतीय सेवा जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस है फॉरेस्ट सर्विसेज, और यूपीएससी 315, 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब यहां पर देखिए 330, ठीक है, अनुच्छेद 330। तो देखिए लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी कम्युनिटीज यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के कुछ आरक्षण का प्रावधान है, कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो उस रिजर्वेशन के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 333। एससी एसटी का आरक्षण से प्रावधान लोकसभा में एससी एसटी के सीटों को रिजर्व रखा जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में बात करा गया है? 330 में। अच्छा, इससे पहले जब 104वां अनुसंविधान आपने सुना होगा, 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत कि अब एंग्लो इंडियन जो कि आंग्ल भारतीय जो होते थे, उसके समुदाय से जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन किया जाता था, या उसको लेकर को जो रिजर्वेशन 331 के तहत दिया जाता था लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा में जो दिया जाता था एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, इसे रिमूव कर दिया गया, किसे? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब वो 331 रिमूव करके उस वक्त, तो अब 332 याद रखेगा। विधानसभा में आरक्षण की बात करी गई है एससी एसटी, तो एससी एसटी का लोकसभा में आरक्षण 330 में, एससी एसटी का विधानसभा में आरक्षण 332 में। कुछ सेवाओं या फिर पदों में, कुछ सर्विसेज या फिर पोस्ट में जो विशेष आरक्षण एससी एसटी को दिया जाता है, वो अनुच्छेद 335 के तहत, और 338 याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 में एससी आयोग के गठन यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का गठन का बात किया गया है। अनुच्छेद 338A में एसटी आयोग के गठन की बात करी गई है। अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग के गठन की बात करी गई है। और अनुच्छेद 343, देखिए हमने इसके बारे में बात भी किया है कि जो भारतीय संविधान का कौन से भाग में राजभाषा की बात करी, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में, भाग 17 देखिए, भाग 17 जो कि हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी हमने कराया है वो पार्ट 1 में करा दिया है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पर वो 343 से 351 तक है। तो 343 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा को लेकर के बात करा गया है कि भारत का राजभाषा क्या होगा, भारतवर्ष का राजभाषा क्या होगा, हिंदी देवनागरिक से लेकर के अनुच्छेद 343 में बात करा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एससी एसटी से संबंधित आरक्षण जो रिजर्वेशन है लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत, विधानसभा में 332 के तहत, कुछ सेवाओं या फिर पदों में विशेष आरक्षण जो एससी एसटी को दिया जाता है अनुच्छेद 335।
अनुच्छेद 338 के तहत एससी आयोग की स्थापना, अनुच्छेद 338 ए के तहत एसटी आयोग की स्थापना, अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी आयोग की स्थापना और अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अब इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 18, हमने कहा था कि भारतीय संविधान का भाग 18 पार्ट 18 में जो इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है कि भारत में कब आपातकाल लगाया जाएगा, कब इमरजेंसी लगाया जाएगा, या इमरजेंसी लगाने के क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोविजंस है, उसको लेकर के संविधान के भाग 18 में बात करा गया है। इमरजेंसी को लेकर के आपात उपबंध जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक इसके बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करी जाती है इसमें, और राष्ट्रपति शासन तो आप जानते ही हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 से 360 इमरजेंसी को लेकर के प्रोविजन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 352 से 360 तक। 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, 356 प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाया जाता है। तो भारतवर्ष में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को लेकर के जो भी रिजर्वेशन थे या जो मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो हटा दिया गया है। तो ये जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 367 के तहत। और आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में, जिसमें कि नए राज्यों की स्थापना और राज्यों के जो सीमाओं या क्षेत्रों में जो परिवर्तन करा जाता है, इसका जो इसके बारे में कौन निष्कर्ष लेगा या डिसीजन लेगा, संसद लेगा। इसमें जो भी फेरबदल या चेंजेज होता है इसको संविधान संशोधन में नहीं रखा जाता, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 368 में जितने भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 368 के तहत। तो हमने पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लिया है, सब भारतीय संविधान के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट को यहाँ पर आपके सामने डिलीवर कर पाएँ और आपके तैयारी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।